हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसे हम हिंदी में अंतःस्रावी तंत्र भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कि ग्लैंड क्या है। तो देखिए, ग्लैंड एन ऑर्गन दैट मेक्स वन आर मोर सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन, डाइजेस्टिव जूस, स्वेट, टीयर, सलाइवा, मिल्क एक्स्ट्रा। मतलब ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक तरह का आर्गन है, अंग है, जो कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को बनाने का काम करता है। चाहे वो आपके हार्मोन्स हो, चाहे डाइजेस्टिव जूस हो, स्वेट अर्थात पसीना हो, टीयर्स आंसू हो, सलाइवा हो, और चाहे मिल्क हो। इन सबको बनाने का काम कौन करेगा? ग्लैंड करेगा। तो ग्लैंड भी दो टाइप के होते हैं, पहला आपका एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि ये इसमें एक विशेष बात होती है, डक्ट प्रेजेंट होते हैं। डक्ट का क्या मतलब होता है? नली। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका, ये आपका है क्या, स्टमक है, स्टमक में अगर ग्लैंड में कोई भी गैस जूस बना, गैस्ट्रिक जूस बना, या किसी भी प्रकार का एंजाइम बना, तो वो एक नली के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से आपके स्टमक के सरफेस पे सेक्रेट किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जिनके पास डक्ट होता है, नली होती है, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अर्थात जो कुछ भी ग्लैंड में बनेगा वो किसी न किसी नली के माध्यम से उस सरफेस तक लाने का काम करेगा, उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका मिल्क है। मिल्क क्या होता है? मिल्क लोब में बनता है, मेमरी लोब्स में मिल्क बनेगा। उसके बाद एक डक्ट द्वारा, किसी न किसी ट्यूब्यूल द्वारा वो मिल्क लाया जाएगा आपके निपल पार्ट तक। वहाँ से फिर बेबी उसको सक कर लेता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मिल्क किस में आएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगा। सेम उसी तरह से आपका क्या है? स्वेट है। स्वेट मीन्स क्या होता है? पसीना। पसीने, आपको पता है कि स्किन के नीचे आपकी स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कहीं ना कहीं स्वेट का सिक्रेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि आप सोचिए कि इसमें स्वेट में डक्ट ना प्रेजेंट हो तो क्या अपर स्किन के अपर पार्ट तक आपका स्वेट आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये भी किस में आएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगा। सेम उसी तरह से आपका ईयर वैक्स है। कान में जो वैक्स टाइप का कुछ सेक्रेशन होता है सेरेमनस ग्लैंड के कारण, उसी को ईयर वैक्स बोला जाता है। उसके लिए भी ग्लैंड होती है, एंजाइम्स हैं। ये सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आएगा, क्योंकि इसमें सब में डक्ट होगी और ये एक सरफेस पे सेक्रेट होगा, अर्थात सतह पे। चाहे आपका स्किन के सतह पे सेक्रेट हो, चाहे बॉडी के इनर सरफेस पे। जैसे मान लीजिए कि आपका माउथ है, माउथ में सलाइवा का सेक्रेशन होता है, तो ये क्या है? सीधे सरफेस पे ही तो आ रहा है, कहीं ब्लड में तो जा नहीं रहा है। तो जो चीज़ें हमारे सरफेस पे सेक्रेट होंगी उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। और जो सरफेस पे ना सेक्रेट होकर के सीधे ब्लड में सेक्रेट हो जाएंगी, ब्लड में सीधे स्रावित हो जाएंगी, उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसका एग्जांपल में हार्मोन्स हो जाएगा। हार्मोन्स किसी सरफेस पे आके नहीं निकलता है, वो सीधे सीधे ब्लड में चला जाएगा। ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहेगा। जिस भी आर्गन के लिए, जिस भी सेल्स के लिए हार्मोन्स निकला रहेगा, वो सेल उसको पहचान जाएंगे और यूटिलाइज कर लेंगी। इसकी एक विशेष बात होती है, डक्टलेस होता है, अर्थात डक्ट का कोई काम ही नहीं है। सीधे सीधे जब हम इसे ब्लड में ही पोर कर देंगे तो डक्ट का क्या काम है? डक्ट का काम तब होगा जब इसको किसी सरफेस पे लाना होगा, तब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगी। यदि बिना सरफेस का सीधे ब्लड में कोई चीज़ भेजना है, कोई चीज़ का मतलब हार्मोन्स, तो वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाएगा। तो ये बात हो गई अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। देखिए, यह स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। इनको आइए स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला आप देखिए, ऊपर प्रेजेंट है क्या? इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से लगा हुआ आपका पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पर्फ इंटरमीडिया बोलते हैं। आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। बगल में ही एक ऐसी छोटी ग्रंथि प्रेजेंट होती है जिसे हम पेनियल ग्लैंड कहते हैं। पेनियल ग्लैंड से क्या? मेलाटोनिन सेक्रेट होता है, जो कि स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके नीचे चलेंगे, बटरफ्लाई शेप का आपको एक ग्लैंड दिखाई दे रही होगी गले में। ये होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे ही ऐसे ही स्पॉट आप चार तरह से देख रहे होंगे, चार पॉइंट से आपको दिख रहा होगा, ये वाला। इसको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। उसके नीचे चलिए, जहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे थाइमस ग्लैंड कहते हैं। थाइमस ग्लैंड स्पेशली जो टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन के लिए, मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट उसके नीचे ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज को आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, और गामा से गैस्ट्रिक सेक्रेशंस होती हैं। उसके नीचे प्रेजेंट जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर दो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इससे क्या होता है? एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। देन मेल पर्सन, फीमेल की बात करें तो फीमेल में ओवेरीज होती हैं। ओवेरीज से कुछ हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जैसे आपका ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और टेस्टिस
प्रेजेंट होता है मेल पर्सन में, इससे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। तो ये आपके कुछ ग्लैंड हैं, कहाँ पे कैसे लोकेशन में प्रेजेंट होती हैं, आप इनको देख लीजिएगा, नाम आप याद कर लीजिएगा। नाम यहाँ दिया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर ही है, पीनियल ग्लैंड बगल में, थायराइड ग्लैंड गले के पास में, पैराथायराइड इसी के पीछे ही होता है, इसी में। देन थाइमस, थाइमस क्या होता है, चेस्ट हार्ट जो होता है, हार्ट के ऊपर ही पड़ा होता है आपका थाइमस ग्लैंड। उसके बाद क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। नेक्स्ट आपका एड्रीनल, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होगी उसे हम एड्रीनल ग्लैंड बोलेंगे। फिर सेक्स ग्लैंड होता है, सेक्स ग्लैंड यदि मेल पर्सन में बात की जाए तो टेस्टिस होगा, फीमेल की बात की जाएगी तो ओवेरीज होगा। तो ये तो बात हो गई एंडोक्राइन सिस्टम की। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहला जो ऊपर ये ग्लैंड होगी उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड। आपके मन में एक चीज़ ये भी आ रहा होगा कि हाइपोथैलेमस की बात क्यों नहीं की गई। देखिए हाइपोथैलेमस किसी भी हार्मोन का सिक्रेशन न करके एक तरह से ऑर्डर वे में काम करता है, कि वो ऑर्डर देने का काम करेगा कौन सा हार्मोन सिक्रेट करवाना है कौन सा नहीं, ये ऑर्डर करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम स्टडी कर लेते हैं क्या है। इसके ऊपर हाइपोथैलेमस आप देख रहे हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बीच में जो सेप्टम दीवार या डिवाइड करने का काम कर रही है, इसे इंटरमीडिएट लोब कहते हैं या पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कोई कि पिट्यूटरी के कितने लोब होते हैं तो 3 लोब बताइएगा, कौन सा, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब। इसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए एंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है। पोस्टीरियर लोब, इस वाले लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जाना जाता है। इंटरमीडिएट लोब जो होता है इसे पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। ये आपका इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डिवाइड करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन का मतलब कि जो आपका हाइपोथैलेमस होगा वो किस तरीके से सिग्नल देने का काम करेगा। हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी का मतलब इस वाले पार्ट से कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, आपको पता है कि नई सेल्स बनने के लिए, ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एडनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एक कॉमन नेम से जानते हैं। नेक्स्ट है ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए इसका थोड़ा सा आगे हम डिटेल स्टडी करते हैं। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ग्रोथ अर्थात वृद्धि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, शरीर के वृद्धि के लिए नई नई सेल्स बनाने का काम करेगा। इट इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, ग्रोथ के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। डिसऑर्डर ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, यदि इंटीरियर पिट्यूटरी में किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर होता है तो क्या होगा, हाइपर पिट्यूटरिज्म। हाइपर जहाँ भी वर्ड आएगा आप मान के चलिएगा कि वहाँ पे ज़्यादा या अधिक की बात की जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन यदि होगा तो एक्रोमेगैली हो जाएगा। यदि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से अमाउंट में निकलेगा, एक्रोमेगैली मतलब एक तरह से भीम का बड़ा शरीर दिखेगा, बड़ा बेडौल सा दिखेगा, कुरूप सा दिखेगा, उसे हम एक्रोमेगैली बोलते हैं। यदि हाइपोपेट्रोटिज्म हो जाएगा, हाइपो मतलब कम सिक्रीट होगा, जो ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा, कम से कम उसका प्रोडक्शन होगा, तब क्या होगा, ड्वार्फिज्म अर्थात बौनापन, मतलब कि फिजिकल ग्रोथ बहुत कम होगी, शरीर की वृद्धि उतनी अच्छी से नहीं हो पाएगी, बौने से रह जाएंगे लोग। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, एक तरह का जो आपके गले के पास में प्रेजेंट ग्लैंड होती है वो सेक्रेट बटरफ्लाई शेप की होती है। ये काम क्या करेगा, हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, फिर वहाँ से ट्राई आइडोथायरोनिन सेक्रेट होगा और थायरॉक्सिन सेक्रेट होगा, T3 T4 के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह से हार्ट रेट को इंक्रीज कराने का काम करेगा और साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन अर्थात ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस कराने का भी काम कौन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा काम क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन कराना है, चाहे उसका यूज कराना है सेल एनर्जी के लिए, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ये भी फंक्शन होता है। थर्ड होता है डिटेक्शन ऑफ आयोडीन इम्बैलेंस इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में आयोडीन का कितना बैलेंस है, कम है, ज़्यादा है, उसको पहचानने का काम कौन करेगा, TSH करेगा। स्टोरेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन की स्टोरेज करने का भी काम कौन करता है, TSH करता है। डिसऑर्डर मतलब कम हो जाएगा तब क्या होगा, क्रिएटिनिज्म अर्थात मेंटल रिटार्डेशन।
क्रिएटिनिज्म में क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, अर्थात हम कह सकते हैं मानसिक बुद्धि या मानसिक मंदता। देखिए टेलीविज़न वगैरह में पहले ऐड आता था कि बच्चों को क्या आयोडीन युक्त नमक खिलाइए जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, तो वही है आपका क्रिएटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन अर्थात मानसिक मंदता, बुद्धि तेज नहीं होगी। उसके बाद क्या है माइक्सोएडिमा, इसमें क्या है रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल ग्रोथ, अर्थात वो उस बच्चे का फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक जो वृद्धि है अच्छे से नहीं हो पाएगी। ग्वाइटर है इसे आप घेंघा से नाम से भी जानते हैं। घेंघा क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो गले के पास में उभरा हुआ भाग निकल आता है उसे हम ग्वाइटर बोलते हैं। उसमें क्या होगा, थायराइड जो ग्लैंड होगी वो बढ़ जाएगी, उसका साइज बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। पैराथायराइड क्या है, थायराइड ग्लैंड पे ही प्रेजेंट पीछे की ओर ये स्पॉट, 4 स्पॉट आप देख रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इसमें ये क्या होता है, 2 तरह की सेल्स होती हैं, चीफ सेल्स होती हैं, ऑक्जीफिल सेल होती है। फंक्शन की बात करें तो मेटाबोलाइजेशन ऑफ कैल्शियम ऑफ बोन, ये जो कैल्शियम का मेटाबोलाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द टिब्यूल, जो किडनी की सेल्स हैं, टिब्यूल्स हैं, उनमें क्या काम करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने का काम करेगा। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन जीआईटी, जीआईटी में भी कैल्शियम को इंक्रीज कराने का या कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने का काम करेगा। तो टोटली हमें ये एक सेंटेंस में ये कह सकते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैल्शियम, चाहे वो रिजॉर्प्शन कराना हो चाहे उसका मेटाबोलाइजेशन कराना हो, उसका काम कौन करेगा, पैराथायराइड करेगा। डिसऑर्डर की बात करें, हाइपर पैराथायराइडिज्म की बात करें, हाइपर जहाँ पे वर्ड आएगा आप इंक्रीजिंग मान के चलिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेशन होगा। इससे क्या होगा, ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा, एक तरह से डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, अर्थात अब जो बोन होती हैं बोन से कैल्शियम निकल निकल के बाहर जाने लगेगा, जिससे क्या होगा, बोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, थिन हो जाएगी। नेक्स्ट है हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाइपो वर्ड आया तो इसका मतलब कम से कम सेक्रेशन होगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया का क्या मतलब होता है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल कम होने लगेगा तो उसको हम टर्म यूज करते हैं क्या, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है एड्रीनल या सुप्रा रीनल ग्लैंड। देखिए एड्रीनल, इसका शेप की बात करें तो स्टार शेप का होता है। एड्रीनल जो वर्ड है इसमें 2 टर्म यूज हो रहे हैं, पहला एड का मतलब होता है नियर, और रीनल मीन्स क्या होता है, किडनी, मतलब किडनी के पास में जो ग्लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल या सुप्रा रीनल। इसको इसलिए बोलते हैं, सुप्रा मीन्स होता है एबव और रीनल मीन्स किडनी, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है उसी को हम बोलते हैं सुप्रा रीनल। एड्रीनल और सुप्रा रीनल वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो हमारी ग्लैंड है किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, इसमें सबसे बाहर के भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर लेयर को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स में 80 से 90% जो होती है ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो 3 तरह से हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्सस्टेरॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात की जाए तो ये काम क्या करता है, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब कि आपको पता है कि आप ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में लेते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज क्या होता है कि लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। तो यही का क्या काम करेगा, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ये फिर क्या काम करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। मिनरलोकार्टिकॉइड्स क्या है, मिनरलोकार्टिकॉइड्स का मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि एक तरह से आयन का बैलेंस बनाने का काम करेगा। सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा और पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने का काम कौन करेगा, मिनरलोकार्टिकॉइड। इसका फंक्शन ये हो जाएगा ग्लूकोकार्टिकॉइड का फंक्शन, ये हो जाएगा मिनरलोकार्टिकॉइड का फंक्शन। सेक्स स्ट्रॉइड है लिटिल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन, अर्थात मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन का कुछ अमाउंट में सेक्रेशन होता है, ये इसे ही सेक्स स्ट्रॉइड बोलते हैं। डिसऑर्डर ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स का यदि डिसऑर्डर होता है, हाइपोफंक्शन में क्या हो जाएगा, एडिसन्स डिजीज हो जाएगा, इसमें लॉस ऑफ वेट एंड हाइपोटेंशन, मतलब वेट भार की कमी हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा। हाइपोटेंशन आपको पता है कि नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 होता है, यदि बीपी इससे फॉल होता है 120/80 से डाउनवर्ड बीपी होता है तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। अगर यहीं पे हाइपरटेंशन की बात होगी तो 120/80 से जब बीपी अप होगा, ज़्यादा होगा, चाहे 140, 50, 60, 70 जो भी होगा, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कशन सिंड्रोम, इसको मून फेस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन फेस, इसमें जो फेस पे बहुत ज़्यादा फैट का अमाउंट जमा होने लगता है जिससे चेहरा बहुत ही
बेडौल सा दिखता है। कौन सा डिजीज़ क्या है? एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम एंड एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ सोडियम इन द बॉडी। कौन सा डिजीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा पोटेशियम का लॉस हो जाना और सोडियम का इंटेक हो जाना बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा डिजीज़ बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एड्रीनल मेडुला के बारे में। एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात हो गई थी। कॉर्टेक्स मैंने बताया था कि ये बाहर की जो लेयर होगी कॉर्टेक्स होगी और अंदर की जो लेयर होगी उसको मेडुला बोलेंगे। हार्मोन्स कौन कौन से निकलेंगे? नॉर एड्रीनलिन निकलेगा, जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। दूसरा एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसको। थर्ड डोपामीन होता है। 3 तरह के हार्मोन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन आपका एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। क्विक रिस्पांस के लिए, जैसे आप अचानक से कोई सांप देख लेते हो, रास्ते में जाते रहते हो, कहीं अचानक से ब्रेक लगाना पड़ जाता है, तो उस टाइम क्या होता है? एड्रीनलिन हार्मोन का ही एक तरह से सिक्रेशन होता है, जो आपको क्विक रिस्पांस, डिफेंस रिस्पांस प्रोड्यूस करने का काम करता है। फंक्शन ऑफ एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन, इसका फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज बीपी एंड हार्ट रेट। बीपी को बढ़ाने का काम करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि आपको पता है कि आपने कोई सांप देखा या कुछ भी देखा, आपको भागना पड़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज का भी ज़्यादा यूटिलाइजेशन होना होगा सेल्स में। इसके लिए क्या करेगा? ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज कर देगा आपका कौन? एड्रीनलिन। फिर क्या होगा? इंक्रीज रिस्पायरेशन। आपको पता है कि सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी ऑक्सीजन से भी मिलेगी और साथ ही साथ वो ग्लूकोज से भी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि अगर रिस्पायरेशन को इंक्रीज कर देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सेल को मिलती रहेगी। एक्ट एज वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब, वैसो मीन्स वेसल्स, डायलेटर मतलब डायलेट करना, उसको फैलाना, बढ़ाना। ये वैसोडाइलेटर का काम करेगा। मोर ब्लड सप्लाई टू हार्ट एंड ब्रेन, की ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट और ब्रेन को ब्लड की सप्लाई मिलती रहे, जिससे इसकी सेल्स थके नहीं। नेक्स्ट है ल्यूटोट्रॉपिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज ए सिंगल चेन प्रोटीन हार्मोन सेक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या फंक्शन होता है? इट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड डक्ट। मेमरी ग्लैंड का मतलब, मेमरी मीन्स, मैमल्स मीन्स क्या होता है? स्तनधारी। तो ये मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करने के लिए और उसको स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन। और क्या होता है? इट ऑल्सो स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन वुमेन आफ्टर द डिलीवरी। जब बेबी बर्थ हो जाता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि वो बेबी ब्रेस्ट फीड कर सके। ऑक्सीटोसिन, हाँ, एक यह चीज़ यहीं पे और जान लीजिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक तरह से मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन जब ऑक्सीटोसिन की बात आएगी तो उस बने हुए मिल्क को इजेक्ट कराने के लिए, मिल्क का इजेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होगा ऑक्सीटोसिन होगा। तो प्रोलैक्टिन केवल मिल्क को बना देगा, बनाने के बाद जो उसको बाहर निकालने का काम करेगा वो आपका ऑक्सीटोसिन ही होगा। इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन मेल्स, ये इसका मेल पर्सन में कोई रोल नहीं होता है। सेक्स गोनाड्स की बात करें तो जो सेक्स ग्लैंड होती हैं वो ओवेरीज, फीमेल में ओवेरीज होती हैं, इसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन होता है। टेस्टिस मेल पर्सन में होता है, इससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है। एस्ट्रोजन का यदि बात करेंगे तो रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक चक्र होता है फीमेल्स में, उसको रेगुलेट करने का काम करती है, नियमित करने का काम करती है। दूसरा क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन फीमेल। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक तरह से जो उनके सेक्सुअल आर्गन्स हैं उनको डेवलप करना, उनको बढ़ाने का काम करता है। और कुछ फिजिकल सिम्टम्स या अपीयरेंस भी देखने को मिलता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ यूटरस फॉर द रिसीव फर्टिलाइज ओवम एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रिपरेशन ऑफ यूटरस फॉर द रिसीव्ड फर्टिलाइज ओवम, मतलब कि एक तरह से यूटरस को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है फॉर रिसीव द फर्टिलाइज ओवम, क्योंकि जो भी ओवम फर्टिलाइज हुआ होगा, स्पर्म के मिलने से, ओवम के मिलने से जो भी फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन उस यूटरस की वॉल को थिक करने का काम करेगा। थिक क्यों करेगा? जब थिक होगी तो निश्चित रूप से उसमें ब्लड की वेसल्स ज़्यादा बढ़ेंगी। जब ब्लड की वेसल्स बढ़ेंगी तो वो जो ओवम फर्टिलाइज आ रहा है हो करके, उसको रुकने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अगर उसकी दीवार सेल होगी, मोटी होगी, तो निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड भी पहुंचेगा। जब ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन क्या है? एक तरह से
प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करता है, और जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो उसे स्टे करने का काम कौन कराता है? प्रोजेस्टेरॉन कराता है। यदि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से जान लीजिए प्रेगनेंसी स्टे नहीं करेगी, वो ब्रेक कर जाएगी। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का बनना। मेल में स्पर्म का बनना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ग्रोथ ऑफ पेनिस, स्क्रोटम एंड डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। ये टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही जो पेनिस का ग्रोथ होना होता है, स्क्रोटम का ग्रोथ होता है, और कुछ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर भी डेवलप होते हैं इन मेल। थाइमस ग्लैंड क्या है? इट इज प्रेजेंट इन अपर चेस्ट कैविटी ऑन ट्रैकिया बिहाइंड द स्टर्नम फ्रंट ऑफ हार्ट एंड एओर्टा। ये क्या होता है? अपर चेस्ट कैविटी पे प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, फ्रंट ऑफ हार्ट, हार्ट के सामने ये प्रेजेंट होता है। इट ग्रो इन साइज अंटिल द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? एक तरह से एडोलसेंस, या हम कह सकते हैं किशोरावस्था। ये 11 से 14 वर्ष की उम्र होती है, जिसमें क्या होते हैं, सेक्सुअली जो आर्गन्स होते हैं वो धीरे 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 डेवलप करने लगते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्या? प्यूबर्टी। इट ग्रो इन साइज अंटिल प्यूबर्टी, मतलब कि प्यूबर्टी के पहले पहले इसका जो साइज होता है वो ग्रो करता रहता है, बढ़ता रहता है। लेटर डिक्रीज इन साइज, लेकिन जैसे प्यूबर्टी होती है, एडोलसेंस की अवस्था से आगे बढ़ते हैं, वैसे क्या होगा? इसका साइज डिक्रीज होने लगेगा। हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा एक्टिव होती हैं चाइल्डहुड में। अगर छोटे बच्चों में देखा जाए, जैसे छोटे बच्चों को कह दिया जाता है या मिट्टी में खेलने दिया जाता है, तो उसका रीज़न यही है कि थाइमस ग्लैंड उनके उस टाइम थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव होती है। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो आपके बोन मैरो में ही बनते हैं, लेकिन वो मेच्योर होने के लिए जाएंगे आपके थाइमस ग्लैंड में, तो थाइमस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होगी और ज़्यादा से ज़्यादा टी लिम्फोसाइट बनेंगे। इम्यून सिस्टम भी उससे क्या होता है? स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन की। इट कंटेन लिम्फाइड टिश्यू। लिम्फाइड टिश्यू को ये कंटेन किए होता है, लिए हुए होता है। लिम्फोसाइट बी एंड टी प्रोडक्शन विल बी इन बोन मैरो, स्पेशली टी लिम्फोसाइट विल मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड बाय द थाइमोसिन हार्मोन। मैंने बताया आपको कि लिम्फोसाइट में स्पेशली जो, चाहे वो आपके आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, बी लिम्फोसाइट हो, टी लिम्फोसाइट, सब कुछ बनने का काम कहाँ पे होगा? आपके बोन मैरो में ही होगा। लेकिन जो मैचुरेशन होगा बी लिम्फोसाइट का वो तो बोन मैरो में हो जाएगा, लेकिन स्पेशली जो इस टी लिम्फोसाइट की बात की जाएगी, ये टी लिम्फोसाइट क्या होगा? बनेगा तो बोन मैरो में, लेकिन मेच्योर होने कहाँ चला आएगा? थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड में प्रेजेंट होता है क्या? थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन ही इसको क्या काम करेगा? मेच्योर कराने का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती जैसी संरचना होती है, और इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा सेल्स। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है। आपको पता है कि जब कभी कभी कोई फास्ट रहता है, व्रत रहता है, खाना नहीं खाता, तो उस टाइम भी उसके बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, तो उसका यही ग्लूकागॉन का ही फंक्शन होता है कि ये आपका जो लीवर है, लीवर में आपको पता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। जब आप खाना नहीं खाते हो तो उस टाइम क्या होता है कि यही ग्लूकागॉन क्या काम करेगा? ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे सेल क्या होगी? एनर्जी को अपटेक कर लेगी और उसको एनर्जी मिलती रहेगी। मेटाबोलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फैट, फैट जो पहले से स्टोर्ड रहेगा उसको मेटाबोलाइज करने का भी काम करेगा। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम इंसुलिन करता है। गामा सेल गैस्ट्रिन सिक्रीशन करता है, जो कि डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए मदद करता है। यहीं पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो उससे हम डायबिटीज़ कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। 2 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट और टाइप 2 में इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब कि ये इंसुलिन पे डिपेंड है, कम निकल रहा है कि ज़्यादा निकल रहा है। यदि कम निकलेगा तो निश्चित रूप से ब्लड में, मान लीजिए कि ग्लूकोज का लेवल है, कम निकला तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या होगा? लगातार इंक्रीज करती रहेगी। और टाइप सेकंड में क्या होता है? इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, मतलब कि यहाँ पे इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे प्रेजेंट रिसेप्टर है, रिसेप्टर ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ग्लूकोज का लेवल कम हो या इंसुलिन इसके अंदर आए। तो हम कह सकते हैं कि ये टाइप सेकंड में आएगा, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, क्योंकि इंसुलिन कम निकले ज़्यादा निकले, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी कि उसको ब्लड में आने दे, तो निश्चित रूप से ब्लड ग्लूकोज का लेवल उस टाइम भी बढ़ता रहेगा। तो ये होता है आपका टाइप सेकेंड। नेक्स्ट बात करेंगे पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी
दो तरह के हार्मोन निकालती है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, एक तरह से टू कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस वॉल ड्यूरिंग द पर्चुरेशन, ये यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट सिकोड़ने का काम करेगा पार्चुरेशन के दौरान, प्रसव के दौरान। जब बेबी यूट्रस में होता है, उसको बेबी बर्थ होना होता है, तो उस दौरान क्या होता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा जिससे वो बेबी यूट्रस के थ्रू बाहर आ सके। इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से जो मिल्क का इजेक्शन कराना है, बाहर निकालना है, वो ऑक्सीटोसिन ही रिलीज करेगा, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ग्लैंड को, जिससे कि मिल्क आउट होगा, बाहर होगा और बेबी के द्वारा सक कर लिया जाएगा। वैसोप्रेसिन क्या है, वैसो मीन्स वेसल्स, प्रेसिन मतलब प्रेस करना, दबाना। तो डिक्रीजिंग यूरिन आउटपुट, यूरिन के आउटपुट को ये क्या करेगा, कम कर देगा। इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, किडनी की जो सेल्स है, ऐसे मैंने बताया था, ये किडनी की जो सेल्स होती हैं, इसमें क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब कि यहाँ पे जो अभी फिल्ट्रेट हमारा कुछ आया हुआ है फ्लूइड, उसको पुनः सेल्स में भेज देने का काम करेगा। तो ये क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। और ये क्या करेगा, बीपी को भी बढ़ाएगा बाई कॉन्स्ट्रक्टिंग टू कैपिलरी एंड आर्टरी, आर्टरी और कैपिलरी को कॉन्ट्रैक्ट करा के बीपी बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी जिसे पार्फ इंटरमीडिया के नाम से भी जानते हैं। इसका ज़्यादा कोई विशेष काम नहीं होता है, एक हार्मोन से क्रिएट होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता है कि स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें ज़्यादा मेलानिन प्रेजेंट होगा उसका शरीर का कलर जो होता है वो थोड़ा सांवला होगा, जिसमें मेलानिन कम होता है उसका जो कलर होगा स्किन का वो गोरा होगा। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ रिलीज ऑफ हार्मोन के। रेगुलेशन मतलब नियंत्रित करना एक तरह से। सबसे पहले देखिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, हाइपोथैलेमस का काम होगा सिग्नल देना, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड भी उस टारगेट ग्लैंड को सिग्नल देगी, चाहे वो आपका, जैसे मान लीजिए हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने सिग्नल दिया टारगेट ग्लैंड को। टारगेट ग्लैंड फिर क्या काम करेगा, हार्मोन का सिक्रीशन कराने का काम करेगा। जैसे ही हार्मोन का सिक्रीशन हो गया, वो आ गया कहाँ पे, ब्लड में आ गया। जैसे ही ब्लड में आया, ब्लड में उस हार्मोन का लेवल बढ़ा और ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो जिस भी आर्गन के लिए, जिस भी सेल्स के लिए वो हार्मोन बढ़ा है, वो सेल्स क्या काम करेंगी, यूटिलाइजेशन ऑफ हार्मोन्स को यूज कर लेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब भी इसका जो लेवल होगा वो कम होगा, तो तुरंत एक मैसेज चला जाएगा किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस उस पुनः सिग्नल दे देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी सिग्नल दे देगा टारगेट ग्लैंड को, फिर वहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होने लगेगा, फिर से ब्लड में उस हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। यदि लेवल फुलफिल है, एनफ है, तो उसके बाद क्या होगा, इनहिबिशन का मैसेज चला जाएगा हाइपोथैलेमस का कि अब लेवल इसका फुलफिल हो चुका है, अब किसी भी तरह का सिग्नल नहीं दीजिए। ये इसका हो गया क्या, रेगुलेशन ऑफ रिलीज ऑफ हार्मोन्स। थैंक यू।